नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा आप हमारे नाम से ही जानते हैं, स्वैच्छिक दुनिया का मतलब है ऐसी दुनिया जो अपनी इच्छा से काम करती है, जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी भी बाहरी अनर्गल व्यक्तियों द्वारा कुछ भी ऐसा दबाव हो जो हमारे ऊपर लागू होता हो, नहीं होता। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक हर चीज़ जो भी निकल के आ रही समाचार वो छन के आए और सही आए। हमारी जो लड़ाई है वो सत्य के साथ है। आज इस सत्य की लड़ाई में एक ऐसा विषय आपके समक्ष रखने जा रहे हैं जो शायद आपकी भी आंखें खोल देगा, शासन और प्रशासन की भी आंखें खोल देगा, साथ में जो इस समाज और इस देश के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि कथनी और करनी का क्या अंतर है। हमारे साथ आज जो हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं उनका नाम है श्री दयाशंकर वर्मा जी। दयाशंकर वर्मा जी 2014 से प्रताड़ित हैं इस व्यवस्था से। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि वो उसी व्यवस्था से प्रताड़ित हैं जिस महकमे में स्वयं कार्य कर रहे हैं। नॉर्मली आप जब आमजन से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती बुरी ना दुश्मनी, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। लेकिन इस बात को यथार्थ करते हैं हमारे बीच जो बैठे हैं दयाशंकर वर्मा साहब। मैं आपसे इनसे रूबरू कराता हूं और आपको बताता हूं कि ये खुद अपनी ही व्यवस्था से आंतरिक रूप से कितना प्रताड़ित हैं, जिसमें इन्होंने अपनी सामाजिक ख्याति खोई, अपना जो मान सम्मान था वो खोया। और ये हमको बातचीत में बताएंगे, आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी पत्नी को भी खोया। और इस समय ये 59 वर्ष के हो चुके हैं, इनकी नौकरी में मात्र कुछ 7-8 महीने ही बाकी हैं। 2014 से अब तक की पूरी लड़ाई आप कर रहे हैं और रिटायरमेंट तक मेरे ख्याल से ये ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। वर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल में और जानना चाहता हूं कि असल में क्या हुआ था। लेकिन इससे भी पहले मैं आपका ही परिचय जानना चाहता हूं। कहाँ के निवासी हैं आप, पहली पोस्टिंग कैसे हुई आपकी और कहाँ पे? मैं श्रीमान जी, मेरा नाम एसआई दयाशंकर वर्मा है और थाना नजीराबाद में चौकी जेके मंदिर में मैं रह रहा हूं और वहीं पर मेरी पोस्टिंग है। इस समय मैं जो हूं वहीं पर कार्य कर रहा हूं। वर्ष 2014 की बात है। वहां पर मैं कारगिल पेट्रोल पंप चौकी है, थाना बर्रा है, जिला कानपुर नगर है, वहां पर मैं तैनात था। तो वहाँ निगरानी थी। किस पोस्ट पे तैनात थे? मैं एससी पद पे उस समय तैनात था और वहाँ पर एक लूट हो गई थी। उसका नाम था ललित सोनी, चरौली सेकंड का रहने वाला है। उसका मुकदमा अपराध संख्या 508 2014 392 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कराया था। उसका ज्वेलरी सामान दुकान बंद करके जा रहा था और शटर बंद करके जैसे ही बाहर निकला, एक काली पर्सल और 3 अज्ञात व्यक्ति आए और उसका बैग छीन करके ज्वेलरी का जितना भी सामान था उसका सब लेके और चले गए, फरार हो गए। थाना बर्रा में मुकदमा पंजीत हुआ। वहाँ पर एसओ संजय मिश्रा एसओ थे उस समय। तो उन्होंने उसके मुकदमा लिखने के बाद में और मुकदमा लिखने के बाद उनका तफ्तीश शुरू हो गई। वहाँ पर आजी आशुतोष पांडे थे, जो आजी थे। उन्होंने इनको संजय मिश्रा के ऊपर दबाव लगाया कि हर हालत में 2 दिन में आपको मुकदमा खोलना है, चाहे जैसे खोलो और इसको वर्कआउट करिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पद से हटा दूंगा। इसी बात में हड़बड़ाहट में संजय मिश्रा ने उस लूट को खोलने के लिए संजय मिश्रा, शीतला प्रसाद, वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, मैं भी था और इनको सबको लगाया कि इस लूट को खोलना है। तो वीरेंद्र प्रताप सिंह, इनके पद नाम भी और बताएं तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, एसओ संजय मिश्रा, एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई शीतला प्रसाद, एसआई प्रमोद कुमार सिंह और एससी दयाशंकर वर्मा। मैं भी वहाँ तैनात था। तो 2014 में वो एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई शीतला प्रसाद 1-2 व्यक्तियों को ले आए। एक का नाम था विनोद गुप्ता, एक का नाम था मनोज सिंह। इन दोनों को इनका इस लूट में कोई वास्तविक हाथ था या नहीं? नहीं, ऐसे ही ले आए। ऐसे ही ले आए। वो मुझे निगरानी में सुपुर्द कर दिया जी। बस। तो दो आदमी को निगरानी में करने के बाद में हमें निगरानी करके छोड़ के चले गए। बोले कि भाई इनको अच्छी तरह रखना, कहीं भाग ना जाए, नहीं तो तुम सस्पेंड और हो जाओगे। हमने कहा जी सर। तो मैंने अपनी चौकी को बंद कर लिया और उनको दोनों को अंदर करके वो मैं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में भी एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है वर्मा जी, इनमें जो विनोद गुप्ता है उसको छोड़ना है। उसकी माँ और मामी आई हुई है और 10,000 रुपये लिए हैं
और उसको ले लो और इसको छोड़ना है। मैंने जा कर के उसकी माँ से 10,000 रुपये लिए और आकर के मैंने वीरेंद्र प्रताप सिंह को दे दिए। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ठीक है छोड़ रहा है, इसकी निगरानी, इसकी तलाशी तो ले लो। तो मैंने तलाशी ली तो उसके पास 4,000 रुपये निकले। 4,000 रुपया में 4,000 रुपये मैंने वीरेंद्र प्रताप सिंह को दे दिए। थोड़ी देर के बाद में उसने ये कहा कि भाई साहब हमको 1,000 रुपया वापस करवा दो, क्योंकि मुझे और माँ और ये सब जाएंगे, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हमने वीरेंद्र प्रताप सिंह से कहा कि साहब 1,000 रुपया ये मांग रहा है, इसको वापस कर दें। तो उन्होंने तुरंत लेकर 1,000 रुपया वापस कर दिया और उसको छोड़ दिया। मनु सिंह मेरे निगरानी में रहा। वीरेंद्र प्रताप सिंह 13,000 रुपये लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद संजय मिश्रा का टेलीफोन आया कि भाई एक है मनु सिंह जो मुलजिम आपके पास में है, उसको लेकर के थाने आओ। मैं थाने लेकर के गया रिक्शा से करके, और वहाँ बर्रा चौकी है थाने में, चूँकि कैमरा लगा हुआ था इसलिए चौकी के लिए कहा। तो वहाँ देखा कि जब मैंने उसको मनु सिंह को ले गए वहाँ चौकी पे, तो वहाँ पर एक बगल में एक आदमी काला काला सा बैठा हुआ था, परंतु मैंने उसका नाम पता नहीं बूझा है ना, वहाँ बैठा ही था। उसी के बगल में हमने इसको मनु सिंह बैठा। थोड़ी देर में देखा कि नीतू नाई अपने बाल बच्चे सहित लेकर के और वहीं पर आ गया। तो संजय मिश्रा बोले कि क्यों नीतू आ गए? कहीं हाँ साहब आ गया हूँ। कहा ठीक है तुम्हारा बेनोई को, इसके बेनोई को छोड़ दो। बेनोई से बगैर पैसे लिए दिए और छोड़ दिया। इनको दोनों आदमी को अंदर करे। 9-10 बजे के लगभग वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई शीतला प्रसाद, एसआई प्रदीप सिंह और संजय मिश्रा अपने अपने हाथों में कोई पट्टा लिए थे, कोई डंडा लिए थे, और ले आकर के इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा, मारते मारते ये खुद थक गए और वो चिल्लाते रहे, परंतु किसी बात को नहीं सुनी। इस पिटाई में आप शामिल थे? इस पिटाई में मैं वहाँ खड़ा था, मैं देख सब कुछ रहा था कि ये लोग कर रहे थे। दरोगों के अलावा सिपाहियों ने या दीवान ने किसी ने हाथ नहीं लगाया उन लोगों को। 4 लोग क्योंकि थे तो उन लोगों ने खूब अपने मारा पीटा। मारा पीटने के बाद में उनको पानी, नाक में पानी डाला। पानी डलाने के बाद में फिर भी नहीं माने वो। उन्होंने कहा कि साहब लूट का कोई सामान नहीं है, लूट का सामान साहब मैंने लूट नहीं की है, आपको मारना खूब चाहे तो मारो, मर जाएंगे, परंतु मेरे पास जब है ही नहीं है तो मैं कहाँ से दे दूँ सर? अकेले हाँ सर, यदि इतनी बात है कि मुझे जान बचाना है तो मेरे मालिक है, टेम्पू का जो मालिक है उसका नाम मनोज गुप्ता है, उसके पास मुझे ले चलो। ये नीतू सिंह ने कहा, मनु सिंह ने कहा कि इसको लेकर के और मेरे पास चलो, तो मैं इसका सामान जरूर दिलवा दूंगा, उसको खरीदवा दूंगा। परंतु इसका मैंने लूट ना की है, ना सामान मेरे पास है। मतलब कि कुछ नया सामान खरीदवा देंगे? जी, उसी जैसा सामान खरीदवा देंगे, जो भी आपको खरीदना खरीद लो, हमारे पास है, लूट का सामान नहीं है, ना मेरे पास पर्सनल गाड़ी है और ना मैंने लूट की है। तो हम वीरेंद्र प्रताप, एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई शीतला प्रसाद और मनु सिंह और एक जो गाड़ी चलाता था चौहान सिपाही था, वो संगे गया। 4 आदमी हम लोग गए। जाने के बाद में वहाँ पर टेलीफोन हुआ। टेलीफोन में मैं इनसे सबसे कहा दरोगा लोगों से कि कारण टेलीफोन दे दो, परंतु किसी ने टेलीफोन नहीं दिया। मैं सीधा सच्चा आदमी, मैंने अपना टेलीफोन नंबर मनु सिंह को दे दिया। मनु सिंह ने अपने हमारे टेलीफोन नंबर से बात की। बात करने के बाद में उसने कहा कि ठीक है मैं ऐसे नहीं आऊँगा, हमें भी उनसे दरोगा जी वर्मा जी, उनसे दीवान जी वर्मा जी से बात करिए और बात कराइए, बात कराने के बाद में मैं आ जाऊँगा। तो मैंने अपना मोबाइल से मैंने बात की। 5-50 हज़ार की बात उसने जो मनु सिंह ने कहा था वो मैंने अपने मुँह से कहा है। उसी बात को टेपेंग जितेंद्र श्रीवास्तव थे वहाँ पर, उसके साथ मनोज गुप्ता के साथ में उन्होंने जितेंद्र वकील साहब ने, श्रीवास्तव जी ने जो है उनको टेपिंग की और टेपिंग करने के बाद मनोज को तुरंत भेज दिया। मनोज आ गया, मनोज को लेकर के सीधे थाना आए। थाने में फिर इन लोगों को, तीनों आदमी को 12 बजे से फिर लड़ाई हुई, मारपीट लगे, पानी भर के डंडा पट्टा, तीनों आदमी को फिर मारना शुरू किया, पर लूट का सामान कुछ था ही नहीं। 4 बजे तक मारापीटी की। 4 बजे के बाद में इनको अंदर कर दिया। 6 बजे की बात है, संजय मिश्रा आए, वीरेंद्र प्रताप सिंह से बोले कि भाई ऐसा है कि इसकी माल की व्यवस्था कर लो, माल की व्यवस्था करके उसको लेकर लूट खोलना है। तो हम और प्रदीप ज्वेलर्स बर्रा 8 और वीरेंद्र प्रताप सिंह तीनों आदमी एक प्राइवेट मारुति गाड़ी से गए। और जो प्रदीप ज्वेलर्स है दबौली का रहने वाला है और वहाँ का काली मठिया के पास में उसकी ज्वेलर्स की दुकान है, जिसमें 5700 की तोड़ियाँ ली गई। प्रदीप ज्वेलर्स बोले बर्रा 8 वाले कि भाई हम दरवाजे को लेके आए हैं, कम से कम इसमें कुछ रियायत करो। तो 200 रुपये उसने छोड़ दिए, 5500 रुपये दिए गए। अच्छा, ये 5500 रुपये किसने दिए थे? ये वीरेंद्र प्रताप सिंह ने दिए थे 5500 रुपये, जो कि 13,000 रुपया विनोद गुप्ता से ले लिए थे। उसी पैसे में से 5500 रुपये की तोड़ी आ गई। लौट के चौकी आए। चौकी में वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा अमर सिंह सिपाही से कि ठीक है लो, ये 2000 रुपये ले जाओ और मैं चौकी गंगा घाट को टेलीफोन कर दे रहा हूँ, वहाँ पर दीवान जी मिलेंगे, वहाँ से कट्टा ले आओ, जो पैसा ले में दे आना और कट्टा ले आना।
अमर सिंह सिपाही मोटरसाइकिल से गए और 1200 रुपये में कट्टा ले आए और ले आकर के वीरेंद्र प्रताप सिंह को दे दिया। 800 रुपये जो बचे थे वो भी वीरेंद्र प्रताप सिंह को वापस कर दिया। उसने एक पैसा नहीं रखा अपने पास। वहाँ से ये सब माल ले जा करके थाने ले आए। थाने में वहीं पर जो है तहरीर लिखी गई। कट्टा एक विजय मुंशी ने, थाना वो मुंशी थे, बक्सा रखा हुआ था, उसी से बक्सा निकाल के मुझे दिया और मैं जाकर के उनको वीरेंद्र प्रताप सिंह दे दिया। तो 2 कट्टा और ये जो तोड़ियाँ ओड़ियाँ वगैरह थी, बर्रा आर्ट के प्रदीप ज्वेलर्स से जो पैरों के अंगूठा है बिछुआ होते हैं उनको ले आए। पूरा माल इकट्ठा करके वहाँ पर तहरीर लिखी गई, माल सील किया गया, मेरे द्वारा ही सील किया गया था माल। और इसके बाद जो है उसको बुलवाया, जो 507 मुकदमा अपराध संख्या 5 जो लूट का मुकदमा है, ललित सोनी को बुलाया गया, माल दिखाया गया। उसने साफ इनकार कर दिया कि ये माल मेरा नहीं है, ये साहब आप फर्जी कर रहे हैं, मैं दस्तखत नहीं बनाऊंगा। तो उसको कहा कि दस्तखत नहीं बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो धमकी दे करके उससे दस्तखत बनवा लिए। उसने जाकर के जब इससे खिन्न हो गया तो उसने जाकर शपथ पत्र दिया कचहरी में कि ये साहब जो है तीनों मुलजिम गलत हैं, फर्जी मेरी लूट खोली गई है, मैं कोई गवाही नहीं दूंगा, हम इस तरह से हत्या नहीं करना चाहते। उसने शपथ पत्र देने के बाद में थोड़ी इनको सबको जेल भेज दिया और मधु गुप्ता और जितेंद्र श्रीवास्तव ने ले जाकर टेप रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग मोबाइल से हुई थी, उस रिकॉर्डिंग को आज ही माननीय श्री आज ही आशुतोष पांडे के पास ले गए और ये रिकॉर्डिंग दिखाई और तहरीर लिख करके दी। और उस तहरीर में सभी संजय मिश्रा, एसओ संजय मिश्रा, एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई शीतल प्रसाद, एसआई प्रमोद कुमार सिंह, ये और मेरा नाम एससी दयाशंकर वर्मा, सभी के नाम पहले तहरीर लिखी गई थी। और लिखने के बाद में जब उन्होंने देखा आज ही साहब ने, तो कहा कि भाई इतने सब आदमी को नाम नहीं लिखा जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग है उसी आधार पर मैं लिख सकता हूँ और मुकदमा लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इतने सबके खिलाफ नहीं लिखूंगा। तो उस तहरीर को उसको फाड़ा गया। यह बात की रिकॉर्डिंग है जितेंद्र श्रीवास्तव की कि हाँ पहले तहरीर मैंने क्या दी थी और फिर फाड़ करके दूसरी तहरीर क्या आज महोदय ने ली है। तो मेरे ही रिकॉर्डिंग के आधार पर उन्होंने फिर दूसरी तहरीर लिखवा करके मेरे खिलाफ मुकदमा की मुकदमा का आदेश किया गया। मेरे खिलाफ 517 मुकदमा अपराध संख्या 517, 386, 389, 506 का मुकदमा थाना बर्रा में उन्हीं के आदेश से किया गया। जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग, जिसमें पूरा सामान, ज्वेलर्स सामान, रिकॉर्डिंग कट्टा की, मेरी और वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिकॉर्डिंग लेकर के मैं आज आशुतोष पांडे के पास गया, पेपर की कटिंग लेके गया कि श्रीमान जी ये पेपर में निकला है, इसको आप देख लीजिए, हमारे खिलाफ में आपने मुकदमा लिखाया है, मैं इससे संतुष्ट हूं, परंतु ये रिकॉर्डिंग के आधार पर आप मुकदमा लिखाते हैं तो ये रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जमीन खिसक गई और मना कर दिया कि जाइए, भागिए यहाँ से। और उस पेपर को जो भास्कर का था या हमें ये जाने नहीं है, उसको कहा कि ऐसी रिकॉर्डिंग तो आती जाती रहती हैं और मैं एक आदेश में एक पन्ने में सब कुछ खत्म कर देता हूं, तुम्हें जो दिखा देते कर लो। और हमसे जात सूचक शब्दों जैसे प्रयोग करके वो मुझे भगा दिया। मैं रोता हुआ बाहर आया। ITV, ETV और भी कई चैनल वाले बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी बात को मेरी सुना। सुनने के बाद में उन्होंने बराबर टीवी में चलाया, परंतु किसी प्रकार से कोई इन्होंने आज ही आशुतोष पांडे ने कोई कार्रवाई नहीं की। चूंकि वहां पर संजय मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, एसआई वीरेंद्र प्रताप सिंह, शीतल प्रसाद और प्रमोद कुमार सिंह सभी लोग पहुंच गए। इन्होंने चाहे क्या दिया क्या नहीं दिया ये मैं नहीं बता सकता हूं, परंतु हमें ये प्रतीत होता है कि जब मेरे खिलाफ में एक रिकॉर्डिंग के आधार पर मुकदमा कायम हो सकता है, तो मेरी रिकॉर्डिंग के जब मेरी रिकॉर्डिंग दी और मुझे भगा दिया और ये लोगों को जो मुलजिम बन रहे थे उनको बुला लिया, तो मैं ये जान गया हूं कि इनसे 10-20 लाख रुपए इन्होंने लिए जरूर है। नहीं ऐसे कैसे हो गए भाई? वो आईजी थे, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी थे, एक रिकॉर्डिंग के आधार पर मुकदमा पंजीकृत मेरे खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि मैं पुलिस में भी था। ऐसा नहीं था कि मैं पुलिस में नहीं था। वो पुलिस वाले गए और उनकी रिकॉर्डिंग को देखा, फिर उनको बैठा लिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, तो ये प्रतीत होता है कि इनसे पैसा लिया गया है, तभी लेकर के एक रिकॉर्डिंग। नहीं तो इतना बड़ा अधिकारी और फिर रिकॉर्डिंग के आधार पर रिकॉर्डिंग मुकदमा पंजीकृत करा सकता है, तो मेरी रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं मुकदमा पंजीकृत किया है? अर्थात ये पूर्ण दोषी हैं। और मैं चूंकि हरिजन होने के नाते से वो सभी लोग हाई कोर्ट थे, उन लोगों को अपने रख करके, चूंकि हाई कोर्ट आज आशुतोष पांडे थे, उनको लेकर के और अपना लेन देन करके हमारा रिकॉर्डिंग पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। और इसके बाद मैं रोता हुआ जब बाहर निकला, तो ये टीवी वाले पत्रकार, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, बराबर टीवी में निकाला गया, परंतु किसी भी प्रकार से इनके ऊपर रंग नहीं जुड़ी और इनको जो है वो कर दिया। जब ये समय बीतता गया, चौथा स्तंभ की कोई बात नहीं सुनी आईजी महोदय ने, तब मैं अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर के CM महोदय के दरबार में गया। आज
माननीय सीएम महोदय के दरबार में गया और वहां पर मैंने अपनी पत्नी की हालत दिखाई और रिकॉर्डिंग सुनाई, तो उन्होंने सीएम महोदय के आदेश से, राज्य मंत्री बलराज साहब थे, उन्होंने एफआईआर का आदेश किया। उस एफआईआर के आदेश को लेकर के मैं वहां से आया। आने के बाद में मैं सुलभ माथुर थे, एसएसपी / डीआईजी, उनको मैंने पूरी रखी। तो उन्होंने भी सभी एसओ संजय मिश्रा, एसआई शीतल प्रसाद, एसआई प्रमोद कुमार सिंह, इनको सबको, चारों दरोगाओं को बुला करके, और विवेचक को भी बुलाया मेरे मुकदमे के, प्रेमनाथ सचान, एसआई प्रेमनाथ सचान को भी बुलवाया कि तुमने क्या किया इस मुकदमे में। उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो यह चार्जशीट लगा दी इसमें। कही अच्छा, ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, तुमने भी 2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए मांगे हैं इसमें। तो लेकर के फिर गिगियाने लगे प्रेमनाथ सचान के, साहब मैंने चार्जशीट लगा दी, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अर्थात श्रीमान जी मैं माई बाप आप ही हैं, और इस रिकॉर्डिंग को हमने कह तो दिया था और ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। तो इस तरह से सभी 4-5 लोगों के खिलाफ में कोई मुकदमा पंजीकृत न होना, रिकॉर्डिंग के आधार पर मेरे खिलाफ हो जाना, इसमें यही में प्रतीत होता है कि इन लोगों ने लेन देन करके सुलभ माथुर से लेकर के अब तक के एसएसपी वगैरह जो रहे हैं, उन्होंने कोई जांच नहीं कराई। थाना बर्रा से जो दरोगा रहे हैं, जितनी मैंने एसटी आयोग, मानव अधिकार आयोग, मुख्यमंत्री महोदय, पीएम महोदय, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, सभी को प्रार्थना पत्र दिया। उन प्रार्थना पत्रों की जांच एक जरा से कागज में, जिस तरह से आजी महोदय कह रहे थे कि एक पन्ना में सभी समाप्त हो जाता है, इस तरह से उनके संज्ञान में होकर के ये मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई न कराना, ये प्रतीत होता है कि आजी अच्युत पांडे इस मामले में पूरे 2014 से लेके 2021 तक वही दोषी हैं। और आज तक भी सीएम महोदय के पास में पेश हुआ, सीपी महोदय के पास पेश हुआ। सीपी महोदय ने 2010 में मुझे 8 दिन का समय दिया और जांच करने के लिए आदेश दिया। जांचकर्ता एडीसीपी मनीष सोनकर साहब ने जांच की और 30/11 में उन्होंने पूरी जांच करके सीपी महोदय श्री असीम अरुण साहब को दे दी है। आज तक उस जांच में कोई कार्रवाई न होना, तो इससे ही प्रतीत हो रहा है कि पुलिस के अधिकारी सीएम महोदय के आदेश को कुछ नहीं मानते हैं, जबकि सीएम महोदय के तरफ से मुझे एफआईआर का आदेश हुआ है उनके दरबार में, जिसमें लाखों करोड़ों आदमी जुड़े रहता है, और सख्त आदेश सीएम महोदय का होता है। ये दुनिया जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है, परंतु सीएम महोदय को आदेश को टुकड़ी में डाल देना पुलिस के लिए सीएम महोदय का आदेश कुछ नहीं है। पुलिस अधिकारी सीएम महोदय से भी बड़े हैं। इस दरबार में जो लाखों आदमियों को जो है, ये पुलिस के अधिकारी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी जो भी हैं, वो लेकर के सीएम महोदय को छोटा मान के उनके आदेश नहीं मानते हैं। तो इससे ये महसूस होता है कि सीएम महोदय के दरबार में जाना, मेरी पत्नी का मर जाना, ये सब पुलिस अधिकारी ही सब कुछ हैं। पुलिस रेगुलेशन, संविधान सब पुलिस के अधिकारी के हाथ में ही आ गया है। सीएम महोदय के आदेश के, उनके दरबार के आदेश को कोई पुलिस अधिकारी नहीं मानने का मतलब है कि सीएम महोदय बिल्कुल टोटल उनके आदेश का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ही सब कुछ हैं। अर्थात इस समय चुनाव के दौरान में मेरे पास कई विपक्ष पार्टियां आ रही, परंतु मैंने उनको साफ इंकार कर दिया कि नहीं, मेरा सीएम महोदय के यहां से मुझे अभी भी आस्था है कि सीएम महोदय जरूर उनको संज्ञान में आएगा तो जरूर कार्रवाई होगी। अर्थात ये पुलिस अधिकारी के ऊपर सीएम महोदय के, माननीय सीएम महोदय से मेरा अनुरोध है, मेरी पत्नी मर जरूर गई, उसके भी हृदय को देखते हुए सीएम महोदय इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई करें, जांच करावें और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करावें कि क्यों नहीं एक हमारे आदेश का पालन किया जा रहा है। अर्थात मैं यही मांग करता हूं, इन पुलिस अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि मुझे न्याय मिल सके। ये किस आधार पर लूट खचोड़ करके, पैसा ले करके उन लोगों से, और हमारे सीएम महोदय के आदेश को ढक्कन बनाए हुए हैं। तो मैं सख्त से सख्त मांग करता हूं कि इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में, जब इतने बड़े साक्ष्य होने के बाद फिर मेरे कार्रवाई न होना, सीएम महोदय के दरबार से आदेश हो जाना है एफआईआर का, मैं किसके पास जाऊं? अब मैं सीएम महोदय से निवेदन करता हूं कि मैं किस अधिकारी पास, जब आपके आदेश का पुलिस अधिकारी नहीं मानते हैं तो मैं किसके पास जाए? पीएम महोदय के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास, किसके पास जाए? मानवाधिकार, एसटी आयोग, सभी के पास मैं जा रहा हूं, परंतु कोई नहीं सुन रहा। तो इससे कहानी मैं यही जानता हूं कि सीएम महोदय हल्के हो गए, पुलिस अधिकारी सबसे बड़े हो गए, अर्थात इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है आपकी। और देखिए, हमारा एक बात ये भी है,
जो मेरा मानना है कि जिसमें सच्चाई होगी वही अपनी लड़ाई लड़ सकता है, बिना सच्चाई के कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और अगर आप इस घटनाक्रम को देखेंगे, सोचेंगे तो अगर आपने बताया कि एसओ से लेके और दीवान तक 4-5 लोग शामिल थे उस लूटकांड को खोलने के लिए, तो किसी एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत लालच के लिए ही फोन नहीं किया होगा। ये पूरी निश्चित रूप से इसमें पूरी टीम शामिल थी। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन खाली जिसके फोन से रिकॉर्डिंग पाई गई उसी को पनिश किया जाना, ये एक तरफा कार्यवाही है तत्कालीन आईजी महोदय की। हालांकि ये तो विषय न्याय का है, न्याय अधिकारी इसको देखें, लेकिन न्याय अगर इतने विलंब से होगा तो एक व्यक्ति के लिए तो उसकी पूरी जिंदगी चली जा सकती है, किसी की पूरी मानहानि हो सकती है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, उनके आपने देखा कि इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो अगर तथ्यगत तरीके से देखा जाए तो इनको न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और बहाल हुए, फिर आपका प्रमोशन भी हुआ, मैं देख पा रहा हूँ कि हेड कांस्टेबल से आप इस समय जो है वो दरोगा के पद पर हैं। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि कहीं कहीं सही थे, लेकिन तब भी इनकी मांग है कि ये जो इनके साथ अन्याय हुआ है और उन तमाम लोगों के, देखिए ये तो हेड कांस्टेबल थे, उन लोगों के जो इनके तत्कालीन अधिकारी रहे होंगे, चाहे वो एसओ रहे हों, चाहे उस समय के एसआई रहे हों, चाहे चौकी इंचार्ज रहे हों, बिना उनके कहे एक हेड कांस्टेबल अपने आप से रात भर जो है ना तो किसी की पिटाई करवा सकता है, ना ही कहीं पे जाके वो जहाँ से कट्टा आया, जहाँ से जिस ज्वेलर्स के यहाँ से जो है वो सामान आया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको लगेगा कि नहीं, केवल एक व्यक्ति नहीं, तमाम व्यक्ति इसके पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चुटकुला भी सुनते होंगे कि पुलिस ने बाघ को पकड़ने के लिए बिल्ली को पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि बोलो कि तुम बाघ हो। बिल्कुल वही वाली कहानी यहाँ पे चरितार्थ होती है। क्यों दयाशंकर वर्मा? जी सर, बिल्कुल श्रीमान जी, बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा जब सीएम महोदय ने आदेश कर दिया, दरबार से आदेश हो गया है और इसके बाद जो है ढक्कन उनके आदेश की है। कैसे हम मानूं कि शासन प्रशासन पुलिस अधिकारी उनसे बड़े हो गए हैं, उनकी कार्रवाई, उनकी बात को ना सुनना, ये प्रतीत होता है कि संविधान और सभी कुछ इन्हीं के हाथ में, पुलिस अधिकारियों के हाथ में है। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी सच्ची दुनिया टीम से ये अपील करता हूँ कि जो जिम्मेदार प्रशासन है वो श्री वर्मा जी को उचित न्याय दिलवाए। और आइए जो है कुछ देखते हैं जो रिकॉर्डिंग इनके वर्मा जी अपने पक्ष में पेश करेंगे। कुछ पत्रजात हैं जो आपके समक्ष जो है यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे ताकि आम जनमानस ये देख ले। और जो अधिकारी और जो सीएम साहब हैं जो हमेशा न्याय के प्रति, हमारे जो पीएम महोदय हैं वो न्याय के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। तो अगर देखिए ये एक पुलिस विभाग का व्यक्ति कह रहा है कि किस तरह से जो है वो किसी लूट को खोलने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो जिन मामलों को हम नहीं जानते हैं और जो रोज ऐसा होता है कि यहाँ की लूट खुल गई, वहाँ की लूट खुल गई, ये वाला अपहरण खुल गया, आप देखेंगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं उसके पीछे भी ऐसे ही कारण हो। तो ऐसा नज़ीर ना बन जाए हर मामले में, हर लूट के खेल में ऐसा ही ना जो है पुलिस द्वारा खोला जाए। इसके लिए इस मामले की सच्चाई उजागर करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कुछ रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ, जैन सर। जय हिंद। वर्मा बोल रहे सर, वर्मा बोल रहे। हाँ, समझ गए सर। अभी उनको टेलीफोन आओ तो किसको? उनको क्या नाम, उनको शीतल प्रसाद मिश्रा जी का। हाँ, तो उन्होंने यश साहब से बात की थी कि मतलब यार उसको दोष क्या है जो आपने जो है इस तरह से मतलब उसको निकाल दिया है। तो कह रहे थे कि जाने 25,000 रुपया तुमने वर्मा ने लिए, हमको बताया नहीं। हमने कि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। क्या साहब कोई बात थी हैं? कोई 25,000 रुपया हमने लिए हैं सर। वो कहते बड़े साहब कहते कि 25,000 रुपया वर्मा ने लिए हैं। अरे कुछ नहीं यार, मिश्रा जी हैं, 1 से 3 बताते हैं। हाँ, तुम्हें तो उनसे बता दो 13,000, तब उसको 25 बता देंगे। अच्छा, इनका काम है कहाँ है? नहीं तो समस्या है कि 1 का 2 बताना है इनको। अब भाई भगवान जाने, वे यश साहब की बता रहे। कहीं कोई वो नहीं है। हाँ, और हमने तो छुट्टी पे है, शीतला प्रसाद छुट्टी पे है शायद। अच्छा। तो सर इसमें कुछ करें सर, कुछ नहीं तो हम तो परेशान हो रहे साहब ना लेना। अरे यार तो करें, कहाँ करें बताओ ना, कहाँ करो कुछ। अरे मुकदमा लिखा गया है, कुछ हो नहीं रहा, अभी साइलेंट है, तो क्या किया जाए?
हाँ भाई मुकदमा हल्का से कुछ कटे पर्चा पर्चा, फिर उसके बाद जो है वो बाहर निकले, जेल में है, अभी जमानत पर छूटे तो उससे एफिडेविट बात किया जाए और क्या हो। जी। अभी वो जेल में है, उसकी जमानत बेल एप्लीकेशन आई है, 30 तारीख लगा है। 30 तारीख। अच्छा जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा, किससे बात हो। जी। समस्या है कि बात किससे करो। दोनों हम ना चले जाए जेल। हम ना चले जाए जेल। तो मैं इतना जल्दी खुद नहीं जाओगे, हैं? इतना जल्दी थोड़ा जाओगे। वो मात्र 10,000 रुपये दे गया था, नहीं दे गया था? 10,000 रुपये दे गया था मात्र वो। वही कहने का मतलब है। और फिर वो भी मैंने एक पैसे लिया था, हमने आपको सपा दे दी, और वो चीजें बस्तर में कंकाऊ में लगाए आपने। अरे लगाए नहीं तो बहुबा तुम साथ ही गए थे। भाई तो मैं साथ था सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो मित्रों जी से बताया गया था, वो तो ऐसा साहब खुद कह रहे कहीं से व्यवस्था कर लेना। जी सर, तो अब वही तो कह रहे थे, मात्र 4,000 रुपया उसके पास थे जी, मैं 3,000 दिए थे, 1,000 संग ले गया था, और 10,000 रुपया बे थे और 3 बे, 13,000 रुपया वो भी मैंने 1 रुपया नहीं लिया था, आप ही को दे दिया था मैंने, कह लियो साहब। वो भी आपने जो है पूरा खर्च किया है, कंकाऊ में, कहूँ कट्टा में लिया है, कहूँ कछू लिया है, ये सब चीजें में लिए हैं। कुछ नहीं बताने की जरूरत है, नहीं है बोतले की 1 पैसा दिया मंजिया दिलावा। वो तो खैर बताने की कोई जरूरत नहीं, अगर फिर भी जो है 1200 रुपया अमर सिंह ले गए थे, कट्टा के ले गए हैं, और बाकी चीजन में चले गए थे, तो ये सब है साहब। हम लोगों ने एक पैसा लिया हो तो बताया साहब, हैं, फिर भी जो है बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को। ऐसे है ना, 3 मतलब 13 मैगजीन बताते रहते हैं, कोई वेलफेयर तो कर नहीं सकते। एक पैसा साहब आप साहब हमारे मतलब बोल रहे हैं कि एक पैसा हमसे मतलब हो गए हैं, जबरदस्ती लेकर के फिर शीतला प्रसाद और गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं हो, कहीं नहीं बात किए, एक बार कुछ नहीं किए। जी सर, फर्जी बता रहे हैं, ठीक है, ठीक। और उसमें अभी कुछ हो भी नहीं सकता है। जी सर, समझ गए जी। उसको पहले बेल पे आ जाने तो फिर देखा जाएगा। ठीक सर। अभी उसमें किसी का कुछ नहीं लगेगा भाई, जब वो बेल पे आएगा तभी तो कुछ कार्रवाई होगी। उनने टेलीफोन करके अभी हमें बताया, अभी हाल तो हमने कहा हम साहब से बात करते हैं, शीतला प्रसाद मिश्रा जी ने। तो उनके पास नंबर तुम्हारा कहाँ पहुँच गया? नंबर है सर उनके पास में। हाँ, वो नंबर से हुई थी बात, वाले वो जो पहले वाला है, जो पहले वाला खोला था ना मैंने, तो उसे हाल कल तुरंत उनका आ गया। अच्छा, हाँ सब ठीक आदमी नहीं है। जी सर, समझ गए। जी सर, वही हमने उनको पूरी बात बताई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, आपको भी जानकारी है कि 13,000 रुपए कुल में थे, 1,000 रुपया उसको दे दिए थोड़ा लगा कि सब कहाँ से आया, उनसे मतलब थोड़ा है, उनको उसमें हिस्सा नहीं मिला इसलिए उनकी गांड फटी है। वही तो कह रहे हैं, सामान कहाँ से आया उनसे कोई मतलब नहीं है, जैसे बोतल फ्री में मिला हो। वही तो हम कह रहे हैं कि 5700 की वो आई थी चोड़ियाँ आई थी, और 1200 रुपये वहाँ चले गए थे। बच्चे कितने थे आपके पास? उतने बच्चे जितने बच्चे हुए वही 6-7 हज़ार रुपये बचे थे तो आपने बस। ठीक है सर, देख लो सर, हमारा कुछ देख लो सर। चलो ठीक है, उसमें अभी कुछ नहीं, अभी आराम से पड़े रहो जहाँ हो। ठीक है, ठीक सर। अब उसको बाहर निकलने दो तो फिर अगला कुछ कार्रवाई चालू किया जाए। ठीक सर, हम तो आपके जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। तब बड़े हाई कोर्ट से ले लो स्टे फिस्टे। देखो साहब, लगे तो हैं स्टे मिल जावे तो ठीक है, ना मिले स्टे तो फिर क्या होगा? तो देखा जाएगा वो बाहर निकलेगा तो। जी सर। भाई जब तक वो बाहर नहीं निकलता तो बातें कैसे किया जाए? जी, बाहर निकले तो फिर देखा जाए, उसी के ऊपर दबाव बनवाना है और क्या। ठीक सर, ठीक है, ठीक सर, जी सर।